Good morning to you all. Welcome to another video of Study Tips by युवराज सिंह। आज हम लोग अपने 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आगे की बात करने वाले हैं। आज हम लोगों का बेसिक फोकस ओम्स लॉ पे रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ को। इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे आप बात करते हो वाटर की, जब मान लो वाटर को आप इस हाइट से नीचे गिराते हो, सपोज़ करो वाटर को आप इस हाइट से नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। इस हाइट को मैं H1 बोल देता हूँ। फिर आप एक कंडीशन में वाटर को H2 हाइट से गिराना, तो आप बताओ कि फ़्लो ऑफ वाटर करंट जो होगा वो ज़्यादा कब होगा? जब वाटर किस हाइट से गिरा होगा? H2 हाइट से गिरा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ा देते हो तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। नहीं, अगर आप पानी का पोटेंशियल बढ़ाए तो पानी का जो फ्लो है यानी वाटर करंट है वो क्या कर गया? इंक्रीज़ कर गया। तो ओम्स लॉ भी यही कुछ बतलाता है। ओम्स लॉ बतलाता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor provided the temperature and other physical conditions of the conductor remain the same। अब इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब ये आता है कि एक कंडक्टर से जो करंट आपका फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो उस कंडक्टर के दोनों तरफ यानी दोनों एंड्स पे आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसके। कहने का मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो जो करंट होगा वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ करता जाएगा। अब मैंने अपने मतलब जो मैंने लॉ बोला उसमें मैंने लास्ट में एक स्टेटमेंट जोड़ा कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। इसका मतलब ये है कि ये लॉ तभी वैलिड होगा, ये लॉ का पालन आपको तभी होता हुआ दिखलाई देगा जब आपका जो टेम्परेचर है या फिर अदर फिजिकल कंडीशंस वो सब क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, वो सब सेम रहेंगे। यानी आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देना है, फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है, तो ये लॉ आपको वैलिड होता हुआ दिखलाई देगा। कहने का मतलब क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा ओम्स लॉ। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका घटेगा तो करंट भी घटेगा, और सेम इफेक्ट पड़ेगा। सेम इफेक्ट कहने का मतलब अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो रहा है तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन द सेम। मतलब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशंस होंगे इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वो सेम रहना चाहिए, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है एक, ओके, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। सपोज करिएगा इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। एक और कंडीशन बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। मैंने जो बताया है ओम्स लॉ को उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस एग्जांपल से, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि हमारे कंडक्टर को 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो दो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड। तो
आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, तो करंट भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई करंट होगा तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 2i। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है ये। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिस फिज़िकल कंडीशन में आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है, जो टेम्परेचर आपका यहाँ पे रहा होगा वही सेम टेम्परेचर आपको यहाँ पर भी रखना होगा, तभी ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर और फिज़िकल कंडीशंस यहाँ पे था वही फिज़िकल कंडीशंस और टेम्परेचर आपको सेकेंड कंडीशन में भी रखना होगा। ओके, तभी आपको ओम्स लॉ वैलिड होता हुआ दिखलाई देगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको और अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से ये बात सामने आता है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा। नहीं, दोनों एक ही साथ बढ़ेगा, दोनों एक ही साथ घटेगा, तभी आप बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब आप लोग स्टैंडर्ड 8 में जब पढ़े होंगे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं उनका क्वोशंट मतलब इनको डिवाइड करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। यानी कि इनको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो जब भी आप इक्वल टू का साइन यहाँ पे दोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने क्या दिया, इक्वल टू का साइन दिया। ओके, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है आर। दिस वन, क्या नाम है ये, आर। दिस इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हमको पढ़ना है डिटेल्स में अभी। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है इस कांस्टेंट का, रेजिस्टेंस। आप अगर इसको भी फॉर्मुलेट करें, इसका भी फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यानी कि देखिए ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनका जो क्वोशंट है यानी इस दोनों को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, और ये क्या रहेगा आपका, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ओके, इससे भी निकाल सकते हो आप, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। यहाँ पर फिर से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा आई अपॉन 1 अपॉन आर। ओके, और ये वी, फिर से आपका वही चीज़ हो जाएगा, आई अप, ये वी इधर आएगा आपका तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा 1/r। यहाँ पर भी देखिए आई अपॉन वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना ये दोनों क्वांटिटी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का जो बोल सकते हैं क्वोशंट आएगा वो 1/r होगा, और ये हर बार कांस्टेंट होगा। ये याद रखना है आपको, दैट r इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बशर्ते आपका जो फिजिकल कंडीशंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं आगे। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और ये वैल्यू जो रहेगा ये आपको हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम फिजिकल कंडीशन। ओके, चलिए अब इसका डिफाइन आप क्या दे सकते हो रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का आप डिफाइन एक तो सिंपल सा दे सकते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, provided that the temperature and the physical conditions remain same। जो टेम्परेचर होगा और जो फिजिकल कंडीशन होगा कंडक्टर का, फिजिकल कंडीशन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है कंडक्टर के लेंथ से और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंडक्टर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा यानी शेप और साइज बोल सकते हो आप, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी सेम रहना चाहिए। अगर आप उसको भी चेंज करोगे तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर कंडक्टर का शेप साइज आप बदल देते हैं तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग ये याद रखिए कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर। ओके,
अब रेजिस्टेंस का अगर मैं आपसे ऐसा यूनिट पूछूं तो क्या बोलोगे आप? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V मीन्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जानते हो वोल्ट, और करंट का आप जानते हो एम्पियर। इज इट क्लियर? तो आप इसको वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, ऐसा और ऐसा। बट ज़्यादा जो मोर कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो ये दोनों यूज़ नहीं करते, ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं ओम। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमको एक साइंटिस्ट ने दिया, जॉर्ज साइमन ओम। एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। 1826 में इस रिलेशनशिप को बतलाया था और हमको एक लॉ दिया जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। तो बोल सकते हो उनको, उनके ऑनर में हमने इसका रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है उसका ऐसा यूनिट का भी नाम दे दिया ओम। क्या नाम दे दिया हमने? ओम। तो इसके ऐसा यूनिट को आप ओम यूज़ करो, वोल्ट पर एम्पियर यूज़ करो, या ऐसे लिखो इसको, बात बराबर होगा। ओम का क्या सिंबल है एक? तो ओम का सिंबल है ये, जिसको ग्रीक अल्फ़ाबेट में आप ओमेगा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओमेगा। जैसे आप ग्रीक अल्फ़ाबेट का ढेर सारा लेटर पढ़े हो, अल्फ़ा का यूज़ देखे हो आपने, थीटा को यूज़ किया है, बीटा को यूज़ किया है, ठीक है। तो इसी तरह ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में इसको ओमेगा पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है किसको सिम्बलाइज़ करने के लिए? ओम को सिम्बलाइज़ करने के लिए। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस का एक डिफ़ाइन तो आप इस रेशियो के टर्म्स में बता सकते हो, और दूसरा डिफ़ाइन आप ये भी कह सकते हो कि ये किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक कंडक्टर मतलब करंट के फ़्लो को रोकता है। किसके फ़्लो को रोकता है? करंट के फ़्लो को। इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो करंट किसके फ़्लो की वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से आता है। तो वो करंट के फ़्लो को रोकने के लिए किसके फ़्लो को अपोज करता होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को अपोज करता होगा। आ रहा बात समझ में? फील कर रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को क्या करता होगा? अपोज करता होगा। जैसे समझिए आप ध्यान से, जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि एक कंडक्टर है, अगर इसको आपने बैटरी से या सेल से कनेक्ट नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? रैंडम होता है। कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, और इस एंड को जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा और इस इलेक्ट्रॉन्स को जो छोड़ रहा होगा, ठीक है, दोनों का नंबर्स इक्वल होता है, जिस वजह से आपका करंट सेटअप नहीं हो पाता। तो इसको करंट सेटअप करने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक बैटरी लगाते हो ना, या आप एक सेल लगाते हो। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। यानी अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर आने की कोशिश कर रहा है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, वी कैन से दैट इट्स इन ए, और इस इंड को बी मान लो। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव इंड की तरफ जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, और एकाएक सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कोलिजन क्या होगा? इसमें होगा, कोलिजन होगा ना सारे इलेक्ट्रॉन में। दिस कोलिजन इज रेजिस्टेंस। ये कोलिजन ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपको बी पे जा रहा होगा, आप इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ा, क्या करेगा? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा होगा वो इसको टक्कर मार देगा नहीं, फिर ये इलेक्ट्रॉन पीछे खसक जाएगा, फिर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर का होगा जो इसको टक्कर मार देगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो एक गली में बहुत बड़ा क्राउड लग गया है और भगदड़ मच गई है जाने के लिए, गली काफ़ी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपस में कोलाइड करेंगे, अपोजिशन होगा, यानी उतना आसान वहाँ से मूव करना नहीं होगा। सेम यही कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से बी की तरफ ड्रिफ्ट नहीं कर जाएगा, इतनी आसानी से बी की तरफ नहीं चला जाएगा, अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। गॉट इट? आ रहा है समझ में? याद रखिएगा इसको। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता हो या करंट के फ्लो को अपोज करता हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही ना करंट के फ्लो को सेटअप करता है नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आप ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखना है। और एक चीज़ देखिए, V अपॉन I इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? आपका R लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करोगे
तो करंट आपका क्या हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस को सपोज करो हाफ करोगे, यानी कि आप अपोजिशन को कम कर रहे हो, और कितना गुना कम कर रहे हो, 2 गुना। इसका मतलब करंट आपका बढ़ जाएगा, और कितना गुना, 2 गुना, ठीक है। और रेजिस्टेंस को आप सपोज करो 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, यानी अपोजिशन बढ़ा रहे हो, उतना ही टाइम करंट क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, यानी 2 टाइम्स आपका करंट विल डिक्रीज। ओके, तो इस बातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए, अब V वर्सेस I का आप एक ग्राफ बनाइए। किसका, V वर्सेस I, ठीक है। Y एक्सिस पे रखिए V को और X एक्सिस पे रखिए I को। तो जो ग्राफ होगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों का स्ट्रेट लाइन। तो हमने बना दिया इसका स्ट्रेट लाइन। अब आपको किसी भी जगह रेजिस्टेंस निकालना होगा तो सीधे आप क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। ये जो ग्राफ है ये है V वर्सेस I का ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। स्लोप मतलब क्या, जैसे ये है आपका, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, ओके। ये ग्राफ कुछ एंगल बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस के साथ, तो उस एंगल को आपने बोला थीटा, तो इसका आप स्लोप निकालोगे। इस ग्राफ का स्लोप कहने का मतलब टैन थीटा, ओके। टैन थीटा का एक मतलब आप ये भी कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोग देखेंगे टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या आप बोल सकते हो इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। चलिए तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा थीटा है। टैन थीटा अगर मान लीजिए हमको निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री पे देंगे, यहाँ पे देंगे, और ये भी 90 डिग्री का है। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज़ ही किया गया है, इंट्रोड्यूस ही किया गया है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर ये आपका थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, जो थीटा के सामने वाला होता है, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी y एक्सिस। y एक्सिस पे आपने किसको शो किया है, v को शो किया है। तो टैन थीटा अगर आप यहाँ के लिए निकालोगे तो क्या होगा, वो आपका टैन थीटा इक्वल्स टू v। और x एक्सिस पे आपने किसको शो किया, यानी बेस ये है, तो x एक्सिस पे आपने शो किया है I को, तो टैन थीटा इक्वल्स टू v अपॉन I। इसीलिए मैंने कहा था कि v वर्सेस I ग्राफ जो होता है वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। ये R के बराबर होता है ना, तो स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। इसको और डिटेल्स में आप समझिए। हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बताया आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं, यानी कि y एक्सिस पे कौन है आपका, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। ये क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल v, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है ये। और मैंने बताया था चेंज के लिए आप एक सिंबल का यूज़ करते हो, दिस स्मॉल ट्राइंगल डेल्टा, और इसको लिख सकते हो आप डेल आई। हो गया ये आपका डेल वी अपॉन डेल आई इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। और ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस ग्राफ को आप लोग याद रखेंगे, समझ के रखेंगे, ओके। अब देखिए, दुनिया में हर मटेरियल ऐसा नहीं है जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो। कुछ ही मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको हम लोग ओमिक मटेरियल कहेंगे, याद रखिएगा। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, यानी जिस जिस मटेरियल पे ओम्स लॉ वैलिड होगा उसको ओमिक मटेरियल कहेंगे, ओके। इसमें एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो, कॉपर है आपका, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, ढेर सारा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद रखेंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम है आपके पास सिल्वर है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। उसके बाद कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, उनको आप नॉन ओमिक मटेरियल कह सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सिलिकॉन हो जाएगा आपका, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। जब मैं आप लोगों को सर्किट सिंबल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा रेजिस्टर के बारे में। इस तरीके का सिंबल होता है और इसको बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ये क्या है, एक डिवाइस होगा जो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता हो, यानी कि जो
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता होगा, अपोज करता होगा, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टर। आपके घर का कोई भी डिवाइस है, आपका फ़ैन है, आपका बल्ब है, ठीक है, आपका टेलीविज़न है, ये सब भी रेजिस्टर है, इस सब के पास भी रेजिस्टेंस है, ये सब भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। एक और सर्किट सिंबल, एक और डिवाइस का सिंबल आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रियोस्टैट। क्या नाम है इसका? इसको एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एडजस्टेबल रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो आपका कॉमन रेजिस्टर है, इसका 2 ओम 3 ओम फिक्स होगा, बट इसका रेजिस्टेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हो, कभी बढ़ा सकते हो, कभी घटा सकते हो। ये एक स्लाइड करने वाला दिख रहे हैं, इसको आप स्लाइड करके आगे पीछे करके रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। और एक बात आप लोग याद रखेंगे, गुड कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, गुड कंडक्टर मतलब क्या, जो करंट को आसानी से फ्लो करने देगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के भी फ्लो को कम अपोज करेगा, दैट इज़ गुड कंडक्टर। और जो ज़्यादा अपोज करेगा दैट इज़ पुअर कंडक्टर। और जो बहुत हाई करे, यानी कि करंट को फ्लो ही करने ना दे, दैट इज़ सिंपल इंसुलेटर। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। चलिए, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेजिस्टेंस फिजिकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर के शेप और साइज पे। तो शेप और साइज के किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है उसको ध्यान से देखिएगा। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का आपका ट्रैफिक जैम है, एक प्रकार का क्राउड है, जो बोलो आप, जैसे आप लोग इसको समझो। तो मान लो अगर आपका रोड काफ़ी लंबा होगा तो जैम या फिर क्राउड जो है वो उतना ही ज़्यादा लगेगा नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये, अगर हमारा कंडक्टर होगा मान लेते हैं, तो कंडक्टर का ये लेंथ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब ये वाला जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मान लो ये आपका लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा नहीं। रोड जितना बड़ा, रोड का लंबाई जितना बड़ा होता है, जैम या फिर क्राउड भी उतना ही ज़्यादा लगता है। उसी तरीके का रेजिस्टेंस भी है, अगर आपका कंडक्टर का लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और दूसरी चीज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मान लो रोड आपका चौड़ा है तो जाम कम लगता है, या फिर आपका क्राउड जो है वो कम लगता है। नहीं, किसी गली में आप लोग जा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई अचानक से, और गली से जो बाहर निकलने का एक तरीके का ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया है गली का, मतलब मान लो इस जगह से आप गली में से बाहर निकलते हो, ये बहुत छोटा रहेगा, तो निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी कि अपोजिशन ज़्यादा मिलेगा नहीं, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका कम है तो अपोजिशन ज़्यादा है। आ रहा है बात समझ में? अगर यही एरिया आपका ज़्यादा हो जाता, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता आपका, ज़्यादा हो जाता, तो अपोजिशन आपको कम मिलता, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने से। अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है ना, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो क्या होगा, आर, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस दोनों को कंबाइन करने के बाद लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कहीं भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। आखिर यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है रेजिस्टिविटी। क्या आता है, रेजिस्टिविटी, जिसको आप लोग एक सिंबल देते हो, इस सिंबल का मतलब है रो। क्या है इस सिंबल का मतलब, रो, RHO, रो, ये है रेजिस्टिविटी। इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है ये वैल्यू आपका, कांस्टेंट, दिस इज रेजिस्टिविटी। और आप लोग इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको याद रखना है सब लोगों को। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग और बातें करते हैं। हमने रेजिस्टेंस को देखा, अब हम लोग रेजिस्टिविटी को देखेंगे। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दिस रो इज़ व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
रेजिस्टिविटी। अब देखो बहुत एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि रेजिस्टेंस में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको ये बतलाता हूँ कि आप सिल्वर का वायर लो। किसका वायर लो आप? सिल्वर का। ठीक है, एक वायर आपका लंबा है और एक वायर आपका क्या है? छोटा है। ठीक है, ये लॉन्ग है और ये क्या है आपका? शॉर्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगा, तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस आपने बताया कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो लॉन्ग वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, शॉर्ट वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, यानी दिस वन विल ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस। नहीं, यानी 1 वाला जो होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, 2 वाला रेजिस्टेंस कम देगा। तो वेरी गुड, सही बोला आपने। ये सिल्वर का लॉन्ग वायर जो होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, शॉर्ट वाला कम रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी या इसकी, तो ये चीज़ याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। जब तक आपका मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। यानी आप सिल्वर का लॉन्ग वायर लो, शॉर्ट वायर लो, पतला वायर लो, मोटा वायर लो, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा? उसका फिक्स रहेगा। रेजिस्टिविटी सिल्वर का है, रेजिस्टिविटी उसके टॉल होने का, उसके लॉन्ग होने का, उसके शॉर्ट होने का, उसके थिन होने का या उसके थिक होने का नहीं होता। रेजिस्टिविटी सिल्वर का होता। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी उसके शॉर्ट होने से, उसके लॉन्ग होने से, ठीक है, मायने नहीं रखता। रेजिस्टिविटी अगर सिल्वर है तो कोई भी सिल्वर होगा उसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, रेजिस्टिविटी आपका एक चीज़ पर डिपेंड कर जाएगा और वो होगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पे रेजिस्टिविटी भी आपका बढ़ घट सकता है। लेकिन अगर जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है तब तक आपका रेजिस्टिविटी तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप मटेरियल ही चेंज ना कर दें। रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड, रेजिस्टेंस जो है आपका वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी आपके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, अगर मैं बात करता कि सिल्वर का ही आपका वायर है, एक आपका थिन है, पतला है, और एक आपका मोटा है, थिक है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? तो आप बोलोगे सर आपने बताया कि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? तो रेजिस्टिविटी के लिए आप ये चेक करोगे कि दोनों किसका बना हुआ है। दोनों बना हुआ है सिल्वर का ही, यानी मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। जैसे हाँ, सिल्वर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। सिल्वर का रेजिस्टिविटी होता है 1.6 × 10⁻⁻8 यूनिट में बताऊंगा इसका भी क्या होता है। कॉपर का होगा आपका 1.62 × 10⁻⁻8। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी जिस मटेरियल की, वो उतना बेहतरीन कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर का ये सबसे कम रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी सबसे कम है सिल्वर का, यानी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। और सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर का नंबर। देखिए कॉपर का कितना है 1.62 × 10⁻8। ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा जिसका होगा 2.6 × 10⁻8। तो जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो कंडक्टर उतना ही पुअर होता चला जाएगा, और जिसका रेजिस्टिविटी जितना ही कम होगा वो मटेरियल कंडक्टर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई भी सिल्वर लेके आएंगे उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? इतना ही होगा। थिन रहे, थिक रहे, शॉर्ट रहे, लॉन्ग रहे, कितना होगा रेजिस्टिविटी? 1.6 × 10⁻8। चलिए अब इसका एसआई यूनिट की बात कर ले। तो इसके एसआई यूनिट को आप देखिएगा तो R = ρl/A है। तो इसको ध्यान से देखिएगा एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, इसको फ्री कर दीजिए सबसे। तो फ्री करेंगे यानी लेंथ और एरिया को इस तरफ ले आएंगे। एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ कहाँ चला आएगा? नीचे। अब रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का मीटर। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर तो कट ही जाएगा ना, मीटर स्क्वायर का 1 मीटर तो इससे कट गया ना, क्या बचा? ओम मीटर। यानी रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, याद रखिएगा रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है ओम मीटर। डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को। R = ρl/A है। अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को 1 लेट कर ले, यूनिट लेट कर लेते हैं, लेंथ भी यूनिट और एरिया भी यूनिट, तो क्या हो जाएगा? 1 डालिएगा, R = क्या बचेगा आपका? रो बचेगा। यानी रो का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। नहीं, और तब होगा जब लेंथ यूनिट और एरिया भी यूनिट। कह सकते हैं आप कि रेजिस्टिविटी जो है
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं, कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, कितना लेंथ होना चाहिए, यूनिट, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरी इजी डिफाइन है ये, याद रखिएगा आप लोग इसको। असाइनमेंट भी डिस्कस कर लिया हमने, तो यहाँ तक बात आप लोग याद रखेंगे। गुड कंडक्टर्स जो होंगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो बैड कंडक्टर्स रहेंगे उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और एक बात जिसको आप लोग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी मटेरियल के शॉर्ट या मतलब लॉन्ग होने पे डिपेंड नहीं करता, थिन या थिक होने पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, मटेरियल के साथ साथ रेजिस्टिविटी एक और चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, जिसको मैंने बोला था टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की, या मैं बात करूं मेटल्स की बात करता हूं। सिंपल, जो वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर ये आपका मेटल है और टेम्परेचर बढ़ाओ आप इसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो और क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन अब इधर फास्ट मूव करेंगे नहीं। और एक चीज़ बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर मेटल्स में आपने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ा, इससे कोलिजन भी बढ़ गया, और कोलिजन बढ़ा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी इस एंड पर आने में इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए मेटल्स कोई भी आप लोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना है इसको, मेटल्स के कंडीशन की ये बात है। When we increase the temperature of metals, the kinetic energy of electrons increases, which also lead to the increase in number of collisions, जिससे कि collision भी बढ़ जाता है। That increases the resistivity of metals, जो metals के resistivity को बढ़ा देता है, और as we know increase in resistivity causes increase in resistance। बस इस बात को आप लोगों को याद रखना है। कह सकते हैं ऐसा कि मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा मेटल्स के लिए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, या हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। तो दोनों का एक ही कंडीशन होगा, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट का। सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएगा। आप इलेक्ट्रोलाइट में देखो, अगर मान लो NaCl है, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Na और Cl का जो डिसोसिएशन होगा, यानी दोनों का जो ब्रेकडाउन होगा वो फास्ट हो जाएगा, यानी करंट का भी फ्लो फास्ट हो जाएगा। उसी तरीके का कंडीशन सेमीकंडक्टर में भी होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जिस वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ करंट अगर ज़्यादा फास्ट हो गया, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, यानी फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, उतना ही फास्ट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में, या फिर मैं बात करूं, ये किसकी कंडीशन है, सेमीकंडक्टर की, या फिर मैं बोल रहा हूं किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इधर रो है, इधर आपका टेम्परेचर है, तो ये आपका घटेगा। ओके, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी घट रहा है। एक और चीज़ की बात करते हैं एलॉयज़ की। एलॉयज़ का जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप ध्यान देना, नाइक्रोम है आपका कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, मैंगानीन है, ये सब एलॉयज़ हैं। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस जब भी बनाए जाते हैं तो इन्हीं का बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है इनका। कहने का मतलब कि ये एक तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है,
ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी मेल्ट भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मेटल्स के जो अलॉयज़ होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये करंट को मतलब बोल सकते हो कि रोक के रख सकता है, विच प्रोड्यूसेस मच मोर अमाउंट ऑफ हीट। कोलिजन्स ज़्यादा होगा जिससे कि हीट भी क्या होगा आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोग हीटिंग लॉ भी पढ़ेंगे, जूल्स हीटिंग लॉ इस चैप्टर में, जहाँ पे जानेंगे कि रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से हीट प्रोड्यूस करता है कोई भी आपका कंडक्टर। तो नाइक्रोम का, कॉन्स्टेंटन का, मैंगानीन का, इस सब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिस वजह से ये सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इनका हीटिंग एप्लियंसेस में यूज़ होता है, हीटर वगैरह में, आयरन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद आप रखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है इसके रेजिस्टिविटी का। तो इसका जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, इसका रेजिस्टिविटी इतना ज़्यादा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होता है, पता भी नहीं चलता। जो बढ़ोतरी होगा उसमें वो बहुत कम होता है, यानी कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप एलॉयज़ का बनाते हैं ग्राफ तो आप सिंपल ऐसा बना सकते हैं, दैट इज दिस कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से रो क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, टंगस्टन जो है आपका वो उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे एलॉयड से। फिर भी टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, 380 डिग्री सेल्सियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस अदर मेटल्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है, ठीक है। और उसके बाद ये मेल्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के बाद भी, जिसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट इसका बना हुआ होता है। अगर आपको नॉर्मल वायर बनाना होता है तो आप ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। क्यों यूज़ करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का? क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी कम होता है, ठीक है, आसानी से इससे करंट क्या हो सकता है आपका फ्लो हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जिससे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसको आपने एक 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है। कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, यानी कितना करंट इससे फ्लो हो रहा है ये निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, ओके। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। फॉर्मूला आपको मालूम है ओम्स लॉ से, V = IR। वी हैव 220, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20। आपको अगर I कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 220/20, वेरी इजी। 0 0 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 11 बार में, यानी कि आपका I हो गया 11 एम्पियर। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स देखिए। चलिए देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल है, एक वायर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 20 ओम। अगर उस वायर को स्ट्रेच किया गया है, और स्ट्रेच किया गया ताकि इसका लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया है। अब हमको नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक वायर है, सपोज करते हैं कि इसका लेंथ कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ओके, और रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब क्या होगा कि इसका लेंथ डबल कर दिया गया है, यानी इसका लेंथ कर दिया गया 40। स्ट्रेच करके आप खींचोगे तो जाहिर सी बात है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं, अगर आप कोई चीज़ को खींचते हो तो उसका एरिया कम हो जाता है। लेंथ हो गया इसका 40, रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा आप, वायर का जो वॉल्यूम यहाँ पर होगा वही वॉल्यूम आपको कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी वॉल्यूम विल बी सेम, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा जो बहुत शॉर्टकट आप लगा सकते हो। यानी जो वॉल्यूम यहाँ पर होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। और किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। नहीं, जैसे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी सर्कल का एरिया πr² और इंटू लेंथ यानी h। तो क्या हो जाता है इसका वॉल्यूम πr² h। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पर भी रहना है, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पर वॉल्यूम है, ध्यान से देखिए, लेंथ को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर डबल कर दिया गया है। यानी यहाँ पर का वॉल्यूम है आपका AL, मान लेता हूँ मैं। यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, AL ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर क्या किया गया आपका,
एरिया को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ और लेंथ को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, यानी लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आप ये बताओ कि क्या किया जाए एरिया के साथ, यानी इस एक्स जगह पे क्या पुट करें जो वॉल्यूम AL ही रहना चाहिए। तो सबके मन में आ रहा होगा कि सर एक्स की जगह पे अगर हम A/2 पुट कर दें तो 2 कट जाएगा, नहीं, फिर भी AL बचेगा नहीं, यानी वॉल्यूम विल बी सेम। तो कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम्स आपका लेंथ बढ़ रहा होगा उतना ही टाइम्स आपका एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया 2 टाइम्स घट जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो चलिए अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है। इस जगह का रेजिस्टेंस कितना है आपका, 20 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आर का फॉर्मूला क्या है, रो L/A है ना। तो L के जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या 2L नहीं लिख सकते, क्योंकि डबल हो गया है ना लेंथ, और एरिया क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया। कैन वी राइट लाइक दैट? इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब इसको और हम सिंपल करें, बहुत सिंपल, देखिए 2L हुआ ना, डिवाइडेड बाई A/2, इसका मतलब यही ना होता, डिवाइडेड बाई A/2। आपका 2 ऊपर चला जाएगा, what will it become, 4L/A। वी कैन टेक आउट 4 अगर आप लोग ले लोगे तो क्या बचेगा, 4 रो L/A। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? 4 रो L/A बचा है ना। क्या आप रो L/A को रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते, पुराना रेजिस्टेंस, दिस इज R1 वी कॉल एंड दिस इज R2, इसको लेट कर लेता हूँ मैं। तो क्या हम इसको R1 नहीं लिख सकते, यानी R2 इक्वल्स टू, वी कैन राइट 4 × R1, 4 के जगह पे 4, और R1 कितनी है आपकी, 20 है, तो इट इज़ 80 ओम। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल हो जाएगा ऐसे बनाओगे तो, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ कितना बढ़ रहा है। और इसी का उल्टा अगर ऐसा रहेगा कि इसी को डबल कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, बिना कोई वायर जोड़े हुए इसी को डबल कर दिया गया मूव करके, ठीक है, तो क्या होगा, तो उस समय क्या होगा, आपका एरिया डबल हो जाएगा। अगर आपको सपोज करो इसको मोड़ करके हमको करना होगा, यानी एरिया डबल हो गया बट लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। ये याद रखिएगा, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर स्ट्रेच करेंगे किसी को तो जितना आपका लेंथ बढ़ेगा एरिया उतना ही घटेगा। और डबल्ड ऑन इट सेल्फ, यानी इसको खुद पे डबल कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर डबल रहेगा कि नया वायर ला के जोड़ रहे हैं तब कुछ नहीं करेंगे, तब वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लेंथ को काट देंगे, वो अलग कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे डबल्ड ऑन इट सेल्फ, यानी इसी वायर को डबल किया गया है, यानी कि एरिया आपका बढ़ा जरूर बट लेंथ घट गया। लेकिन एक कंडीशन और हो सकता था कि ये वायर है, इसमें ला के अगर हम जोड़ देंगे तो वो अलग बात है, वो वहाँ पे आपका लेंथ बढ़ेगा बट वहाँ पे आपका एरिया नहीं घटेगा। दैट इज़ अनदर कंडीशन। ओके, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों कंडीशंस को। तो लगभग हमने ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स किया है। एक दो और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका डायमीटर हमको पता है 0.5 mm। ओके, रेजिस्टिविटी मालूम है 2.8 × 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। कितना लेंथ चाहिए इस वायर का जिससे कि हम एक 10 ओम का कॉइल बना देंगे, ठीक है। यानी हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकल ही जाएगा डायमीटर से, नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड लेंथ। ओके, फॉर्मूला है ना हमारे पास R = ρL/A। हमारे पास ये मौजूद है, ये मौजूद है और ये भी मौजूद है। वी हैव टू फाइंड दिस वन, लेंथ। बट एक चीज़ आप लोग जो हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले सबको अपने अपने SI यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो डायमीटर 0.5 mm है, आपको क्या निकालना होगा एरिया निकालने के लिए, रेडियस। ओके, तो डायमीटर अगर है 0.5 mm, ओके, रेडियस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.5/2 यानी 0.25 mm। कर सकते हैं ऐसा, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलीमीटर है ये, mm मीन्स मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको हम
1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.25 अपॉन 1000, दिस हो गया। इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 10⁻3। अब ये 10⁻3 है, नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा, यानी 10⁻³ मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस निकला। आ रहा है समझ में सबको? रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है उसको देखिए। रेजिस्टिविटी वी हैव 2.8 इंटू 10⁻6 ओम सेंटीमीटर। दिस इज ओम सेंटीमीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ओम मीटर। तो ओम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10⁻² से, यानी 100 से क्या करते हो आप, डिवाइड करते हो ना। 100 से डिवाइड करने का मतलब 10⁻² से डिवाइड करना। आ रहा है सबको समझ में? अब देखो पावर यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवाइड में रहता है तो पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है ना। तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 ओम मीटर। ओके, कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब सारा चीज़ ऐसा यूनिट में है अपना, ठीक है। रेजिस्टेंस तो ओम में दिया ही हुआ है। अब वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ। वी कैन डू दैट वेरी सिंपली। तो फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/A। ओके, रो हमको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट एल। यानी एल को अगर सबसे फ्री कर दे तो एल को क्या लिख सकते हैं, एल = R × A अपॉन रो। नहीं हो सकता, ये ऊपर चला जाएगा, रो नीचे चला आएगा, R × A अपॉन रो। ये कितना है R, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया को आप लोग जानते हैं, एरिया मीन्स व्हाट, πr² होता है ना, πr²। तो कांट वी राइट एरिया के लिए πr², पाई हो गया। और आर कितना दिया हुआ है आपका, आर आपने ये निकाला है, यानी 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर। वी कैन डू लाइक दैट। और रो कितना दिया हुआ है आपके पास, 2.8 × 10⁻8। दिस इज, क्योंकि ये आपका ऐसा यूनिट में है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। पाई की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 22/7, ठीक है। यानी इसको आप लिखेंगे 10 × 22/7, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं आप 22/7, और नीचे क्या है 2.8 × 10⁻8 है ना। इंटू 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 70.15 मीटर। ये है आपका लेंथ, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आएगा 70.15 मीटर। यू कैन डू लाइक दैट। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि 2 वायर है जिसका लेंथ सेम है, ठीक है। 2 वायर है, मैं मान लेता हूँ कि दोनों का लेंथ L है, ठीक है, सेम है। दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, बट रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस क्या है, इसको मैं रेडियस लिख देता हूँ। R रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। रेडियस R1 है और एक का रेडियस क्या है, R2 है। वी हैव टू फाइंड, मटेरियल भी सेम है। अगर मान लो ये सिल्वर का बना हुआ है सपोज, तो ये भी क्या है, सिल्वर का ही बना हुआ है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड R1 = R2, ठीक है। R1/R2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। R1/R2 निकालने के लिए आपके पास, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρl/A, ठीक है। लेंथ दोनों का बराबर है, ठीक है ना। अगर मैं R1 कैलकुलेट करूँगा, सपोज करो, तो ρl/A करेंगे ना। सेकेंड में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए सेम मटेरियल का है, इससे एक बात तो तय है, दोनों का ये जो होगा ये सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और लेंथ मैंने सेम कर रखा है, तो आखिर वो डिपेंड किस पे करेगा, एरिया पे ही ना डिपेंड करेगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। नहीं, इसके एरिया को A1 मान लेता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ ρl/A2। कर सकते हैं ऐसा, ρl और ρl आपका कट जाएगा, ठीक है।
ऊपर में बचा है आपका 1/A1 और नीचे में बचा है आपका 1/A2, डिवाइडेड बाई 1/A2 आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका A2/A1, यानी एरिया ऑफ सेकेंड अपॉन एरिया ऑफ फर्स्ट। एरिया ऑफ सेकेंड क्या होगा आपका पाई R2² नहीं, और एरिया ऑफ फर्स्ट क्या होगा पाई R1², पाई पाई कैंसिल, R2² अपॉन R1²। तो जब भी दो वायर दिया रहेगा, लेंथ सेम है, ठीक है, रेडियस R1 और R2 है, मटेरियल भी सेम रहेगा, तो क्या करेंगे, केवल दोनों का रेशियो निकालने के लिए R2² अपॉन R1² कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R2² अपॉन R1²। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने कराया है। आप लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आपको। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।